दुनिया मेरे आगे में आपका स्वागत है। जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें? साध्य और साधन। हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती अभी निकली 156वीं। साध्य के लिए साधन की पवित्रता की बात करते थे और आज हम इन दोनों विषयों पर दुनिया मेरे आगे में रूबरू होते हैं। संतुलन की संवेदना। सुप्रिया सत्यार्थी कहती है कि जीवन में संतुलन की महती आवश्यकता है। जब जीवन में संतुलन होता है तभी जीवन में, रिश्तों में प्रेम और क्रोध कितना करना चाहिए, संतुलन रखना है। ऐसा नहीं कि बेवजह क्रोध हो रहे हैं, प्रेम का दिखावा कर रहे हैं, या भोजन की एक संतुलन, एक लिमिट होती है। अगर आप अत्यधिक भोजन करेंगे तो बीमारी का सबब बनेगा। सुप्रिया सत्यार्थी मौन को भी बताती है कि इसमें भी संतुलन होना चाहिए, किस वक्त मौन रहना है और किस वक्त नहीं। सामाजिक संबंधों में, रिश्तों में अगर हम संतुलन नहीं बना के रखते, किसी के साथ प्रेम में उसके साथ हर वक्त रोका टोका टोकी, प्रेम का इजहार इस तरह से करना, या फिर एकदम इतने उदासीन हो जाना है कि संवादहीनता की स्थिति आ जाए, या फिर आप उसके इतनी दखल देने लगे कि निजता ही खत्म होने लगे, तो ये संतुलन कितना ज़रूरी है। जीवन में अगर संतुलन नहीं तो रिश्ते भी बिखरने लगते, टूटने लगते। किसी की स्वतंत्रता में बेहद दखल देना, उसकी निजता का ख्याल न रखना और ये कहना कि मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम के नाम पर आप प्रेमी या प्रेमिका पर संदेह करना, मोबाइल चेक करना, हाँ, पासवर्ड देखना, इस तरह से उस रिश्ते में एक दिन घुटन पैदा होने लगती है और वो व्यक्ति विशेष मुक्ति चाहने लगता है। रिश्तों में संवेदना चाहिए। संवेदनहीनता से रिश्ते सूख जाते हैं और रिश्ते फिर औपचारिक बंधन होकर के रह जाते हैं। पति पत्नी है, औपचारिकता पर है, लेकिन प्रेम जैसी सूत्र वहाँ नहीं बसता, क्योंकि आपका बेवजह का दखल किसी की निजता में एक रूखापन लाता है, घुटन पैदा करता है। और आप इसके लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण देते हैं। प्रकृति भी नहीं चाहती कि संतुलन कायम न रहे। अगर आपने कोई पौधा लगाया और उसको हवा पानी देने में संतुलन नहीं रखा, आप उसको बार बार पानी दे रहे हैं या पानी लंबे समय बाद दे रहे हैं, पौधा सूख जाएगा। पानी ज़्यादा दे रहे हैं प्रेमवश तो उसकी जड़ें सड़ जाएंगी, पौधा गिर जाएगा, सूख करके गिरेगा या जड़ें सड़ करके गिरेगा। तो अत्यधिक प्रेम, ये सोच करके कि मैं जितना पानी दूंगी वो उतना ही फलीभूत होगा, उसको उतना ही पानी जितना ज़रूरत है, उतनी ही धूप, नहीं तो धूप में ही मुरझा जाए। इसी तरह से रिश्ते में संवाद की एक सीमा होनी चाहिए, या नहीं कि हर वक्त संवाद के बतौर आप दखल देते रहें। संवादहीनता ना हो, संवाद भी होना चाहिए। रिश्तों में ये भी पता चलना चाहिए कि आप उसकी परवाह करते हैं, दूरियां इतनी न बढ़ जाए, नज़दीकी होनी चाहिए। सहजता का एहसास रिश्तों में बरकरार रहना चाहिए, रिश्तों में दखल उतनी नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी बरकरार रहे। जरूरत है आपकी प्रेम की, लेकिन वो ज़रूरत जंजीर न बन जाए। तो इस तरह से कहा जाता है कि संतुलन कितना आवश्यक है। अति आप अगर करते हैं, या तो आप दखल दे रहे हैं किसी के जीवन में बार बार, हर बार, या फिर इतनी लापरवाही बरत रहे हैं
कि समय पर संवाद ही नहीं हो पा रहा, तो इस तरह से रिश्ते बोझिल हो जाते हैं। ठीक रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं। पौधों को उतना ही खाद पानी धूप चाहिए जितनी ज़रूरत है। संवाद आवश्यकता अनुसार हो, न कि एकदम चुप्पी हो जाए, यानी मौन ही धारण कर लिया जाए। सवाल जवाब हो, लेकिन वो सवाल जवाब इतने अत्यधिक ना हो जाए कि रिश्ते कमज़ोर होकर के टूटने लगे। रिश्ते दरअसल कुछ लोग दिखाने में कि हम देखो कितना प्रेम करते हैं, हम देखो कितना मोहब्बत करते हैं, देखो हम इतनी गिफ्टें दे रहे हैं, महंगी गिफ्टें दे रहे हैं, ये दिखावे में रिश्ते ज़्यादा लंबे नहीं चलते। साथ के पल भी चाहिए जिसमें एक दूसरे से संवाद हो, छोटे छोटे पल जिसमें जुड़ाव हो। चिंताओं में, अगर कोई चिंता में है तो उसकी चिंताओं में भागीदारी हो, बीमारी में, इस तरह से वो छोटे छोटे पल आप उनके साथ गुजार सकते हैं। जीवन की खूबसूरती संतुलन में, एक तरफा प्रेम में या लापरवाही में नहीं। रिश्ता विश्वास से चलता है, स्वतंत्रता भी रहनी चाहिए और संवाद संवेदना भी बरकरार रहनी चाहिए। दूसरा टॉपिक मनीषा मंजरी का साध्य और साधन को लेकर के है, जिसके लिए जीवंत उदाहरण है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी तो उस साध्य के लिए, आज़ादी पाने के लिए साधन को अपवित्र नहीं होने दिया। हमारे लिए साध्य और साधन की बात किस तरह से हो सकती है? जीवन एक ही यात्रा है। बेशक हम जन्म से लेकर मृत्यु तक एक यात्रा पर ही होते हैं। ये कहना देखने में बड़ा सरल और सहज लगता है, लेकिन जीवन में बार बार ऐसे दो राह चौराहे आ जाते हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। और कई बार हम जो तय करते हैं वो तय किया हुआ रास्ता भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, हमें पछताना पड़ता है। कहते हैं कि कीमत, गलत राह चुनी है तो कीमत उसे ही नहीं चुकानी है। कीमत वो भी चुकाता है जो सही राह पर चलता है, सही राह चुनता है, सत्य की राह पर चलता है, उसे भी कीमत चुकानी पड़ती है, सत्य पर चलने की भी। सच बोलने वाला कठोर लगेगा, रिश्ते उससे निभाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो दूसरों को निर्दयी लग सकता है, वो आलोचना का पात्र बन सकता है। बल्कि आप किसी की न सुनना बर्दाश्त नहीं करते और ऐसा सच का पुजारी, सच का राही न भी करेगा तो आप या समाज उसको अहंकारी समझ बैठता है। सही राह पर चलने वाले के लिए त्याग करके कष्ट उठाने पड़ते हैं, जीवन में बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। अंततः वो एकाकी ठहर जाता है, रह जाता है अकेला, कोई साथ नहीं होता और कभी कभी ये लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। सोनम वांगचुक एक जीवंत उदाहरण है। को लेह में आंदोलन कर रहे थे, लद्दाख की आवाज़ बन रहे थे और वही आवाज़ की हमें 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, खुद प्रधानमंत्री कह चुके। और राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि राज्य का दर्जा देने का भी वादा कर चुके हैं, तो यही वादा दिला रहे थे और सच की राह पर थे, जनता की आवाज़ थे और जनता की मांग पूरी करना देश के प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अब सत्ता बचाने के लिए ऐसे शब्द, ऐसे संवाद, ऐसी मांगें अब उनको चुभती है और उठा करके उनको जेल डाल दिया जाता है। तो वांगचुक सत्य की राह पर है, जनता की मांग पर है, उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है, सत्य की राय को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है और अकेले रह जाते हैं। आज वो जेल के शिक्षकों के पीछे अकेले हैं। जेल के शिक्षकों के पीछे उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन किया था उसमें युवा मारे गए थे, उसकी न्याय की जांच होनी चाहिए। जब तक न्याय की जांच नहीं होगी मैं जेल में रहना कबूल करता हूँ। एक आंदोलनकारी साध्य
और साधन की पवित्रता को कितना महत्व देता है। और वांगचुक को आज का गांधी कहा जा रहा है। गांधी जो साधन पर की पवित्रता को महत्व देते थे। वांगचुक को देख लीजिए, जीवंत उदाहरण है। इस वक्त देश की जनता उनके पीछे खड़ी हो गई है। सत्य की राह पर चलने में किसी तपस्वी से कम कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इससे साबित होता है भीड़ के विरुद्ध हो जाना पड़ता है। भीड़ चाहती है, यानी भीड़ इस वक्त प्रधानमंत्री के पीछे है, तो वो ट्रोल आर्मी की तरह उनको आतंकवादी कह देते हैं। पीएम उनको, और जो उन पर केस लगाया गया है वो एक आतंकवादी पर लगता है, और वो ट्रोल आर्मी उनको भी आतंकवादी कहने पर चल रही है। तो एक भीड़ के विरुद्ध भी आपको खड़ा होना पड़ता है, जहाँ कोई साथी न सहारा रह जाता है। त्याग का लगता है कि फल नहीं मिलता, लेकिन जब पूर्णता मिलती है अंतिम समय में, तब लगता है कि पूर्णता का भी सम्मान होता है, जब वो पूरी तरह से सच के साथ होता है, भले ही अकेला क्यों न रह जाए। जीवन का उद्देश्य वो समझ पाता है कि वो आत्मा से जुड़ पाता है सच की लड़ाई में, भले ही अकेला क्यों न रह गया। अकेले रहते हुए वह अकेला भले ही रह जाए, लेकिन साधन पर ठहर करके विचार करना पड़ता है। जब हमें लगे कि हम अकेले रह गए, कहीं निर्णय गलत तो नहीं हो गया, तो ठहर करके सोचने की ज़रूरत है साध्य पर, लक्ष्य पर और साधनों पर, क्योंकि हम साधन कहीं गलत तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। राहें बेशक कांटों भरी होती है, सत्य की राह पर चलना कांटों की राह पर चलना है। महात्मा गांधी को हमने नहीं देखा, हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, लेकिन वांगचुक को देखा है कि वांगचुक पर्यावरण के पक्ष में खड़े होते हैं, आंदोलन करते हैं, शिक्षाविद है, और गांधी की राह पर साध्य है उनका कि मैं जनता की आवाज़ बन रहा हूँ। जनता की मांग है लेह की, युवाओं की, उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी, तो क्यों नहीं दिया जा रहा। इस तरह से कह सकते हैं कि वांगचुक उस सत्य की कीमत